आपको इंट्रोडक्शन दिया, राइट? एप्लीकेशन, जिसमें बेसिकली हमने एक तरीके से समझा कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स या वर्ड क्वेश्चंस जो है हम लोग एक तरीके से पढ़ेंगे। अब तक जितना चैप्टर हमने लीनियर इक्वेशंस अलग अलग मेथड से इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अब यहाँ पे इनका इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे होता है। एप्लीकेशन का मतलब ये भैया कहाँ पे अप्लाई होगा, व्हाट इज इट्स यूज, तो उसका इस्तेमाल जो है हमारी जिंदगी में कैसे होता है ना, उसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं जिन्हें आप जनरल तौर पे वर्ड क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं एक तरीके से, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब कुछ टाइप्स मैंने आपको बताया है कि एज बेस्ड होते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम बेस्ड होते हैं, है ना, स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। बाकी फिर एरिया एंड पेरीमीटर, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, या टू डिजिट 3 डिजिट नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं जिनके ऊपर ये सवाल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये रियल लाइफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। सो यही है इसका एप्लीकेशन। अब बारी बारी से अपन क्वेश्चंस लेकर के इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए समझते हैं, ठीक है। पहले एक बेसिक बात इसके अंदर हम लोग समझे कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें कोई भी तरीके से इक्वेशन सामने से एज अ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। व्हाट दे विल गिव अस, एक स्टेटमेंट होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। उस स्टेटमेंट को समझकर वहां से हमें पहले खुद इक्वेशन को फ्रेम करना है, उसके ऊपर उस स्टेटमेंट का इक्वेशन हमें खुद बनाना है, और उस इक्वेशन को बनाने के बाद अप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर जाके वापस उसका स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन वाले हिस्से में। अरे सर नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अभी हम आपका नाम समन्वी का, अभी हम अब तक ये चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। अब इसके आखिरी हिस्से में जहाँ पे ये एप्लीकेशन वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पहले की जितनी भी सारी मेथड्स है इसको सॉल्व करने की, वो तुम्हें बेहतर तरीके से आनी चाहिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। लेकिन अगर तुम्हारा 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन अगर अच्छा होगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसा था, अच्छा था? नॉट रियली, बुरा भी नहीं था, ठीक। अच्छा, आज क्या नोटबुक लेके आई हो? ठीक है, हाँ नया नोटबुक है, ठीक। अब ये हेडिंग सब लोग डाल लो, चलो फिर अपने 1 आफ्टर 1 क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लिखेंगे हेडिंग भैया? एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट। अच्छा, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक लगा लो, फिर आपको 1 आफ्टर 1 क्वेश्चन के सहारे ही सिखाता हूं। लिख लिया सबने टॉपिक? अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया टॉपिक का, सीधा स्टार्ट करेंगे भी एक क्वेश्चन के साथ, ओके। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे पहले आपके सामने लिखता हूँ, और उसके बाद उसी क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग सीखेंगे इसका हमें कैसे सॉल्यूशन बनाना चाहिए, कैसे इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हालांकि मैं फिर एक बार बता दूं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। मेथड तो तब यूज होगी जब अपने पास इक्वेशंस बन करके आएंगे। शुरू में अपने पास इक्वेशन ही नहीं है, सबसे मेन बात तो अपने पास तो सिर्फ एक कोई क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रखा होगा। कैसे दिया होगा अभी एग्जाम्पल के सहारे हम समझेंगे। और फिर पहला काम हमारा यही होगा उस क्वेश्चन में कि हम वहां से इक्वेशन को पहले फ्रेम करें, पहले हम वहां से उस इक्वेशन को ढूंढ करके निकाले, और इक्वेशन बनने के बाद फिर आप अप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करोगे। आ रहा है समझ? चलो
एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, पहले ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर बारी बारी से हम और कई सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यार एप्लीकेशन का हर एक क्वेश्चन अलग होगा, यस और नो, एप्लीकेशन का हर एक क्वेश्चन अलग होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भैया मैंने आपको ये सिखा दिया तो इसके जैसे आप 10 कर पाओगे, नहीं, हर एक क्वेश्चन में अलग स्टेटमेंट होगा, अलग तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, अलग कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया होगा, तो एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी यूनिक फॉर यू। बट अप्रोच हमारी वही है कि हम वहां से पहले इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे। एक बार इक्वेशन निकल आया तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता, अरे यस और नो, इक्वेशन को सॉल्व करना हमने अब तक पूरा पढ़ रखा है, लेकिन इक्वेशन मिलाने तक का सफर हमें अभी शायद वो सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं, आप सब लोग छापते रहना। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल perimeter of a rectangle is 40 centimeter, full stop. The length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find length and breadth. चल बेटा लिख लिया, सारे ध्यान दे बेटा, मैंने बोला हाँ ध्यान दे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, कुछ तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख करके दे दिया है। अब इस वाली केस में आप जैसे देख सकते हो पेरीमीटर और वगैरह की फॉर्म में बता रहा है, ठीक है सर। तो हमें दिमाग में पहले समझ आना चाहिए कि यार यहाँ पे पेरीमीटर की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे पेरीमीटर रिलेटेड कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखते हैं, हम लिखेंगे लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड बी, या तो ए बी लिखो या तो एक्स वाई लिखो, जो आपको पसंद आता है वो लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता। लेकिन शुरू में आप ये डिक्लेयर करना जरूरी, अरे यस और नो, जब सॉल्यूशन बनाओगे इस चीज का तो आप शुरू में ये डिक्लेरेशन लिखोगे, यहाँ पे असम्पशन लिखोगे क्या, लेट। अब लेंथ और ब्रेथ को आप सीधा एल और बी बोल दो, मैं बोलता हूँ ज्यादा आसान रहेगा, अरे यस और नो। क्यों एक्स वाई लेना है, लेंथ को एल बोल दो, ब्रेथ को बी बोल दो, है ना, मोर इजी। सो यहाँ पे बोल देते क्या, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेथ बी, ठीक है। लेंथ को अपन ने एल कंसीडर कर लिया, ब्रेथ को अपन ने बी कंसीडर कर लिया। अब जो पहली लाइन हमने पढ़ी कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, यहां से अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल सकते हो कि भैया पेरीमीटर जो है वो तो इन्होंने 40 बता दिया, कितना बता दिया, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, मैंने बोला 2l + 2b बोल सकते हैं, अरे यस और नो, ये ऐसा एक रेक्टेंगल होता है, इसमें ये l a b l अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट, ये ब्रेथ a b ब्रेथ, l + l 2l + b + b 2b, हो गई चारों साइड की सम, अरे यस और नो। बेसिक बात है, सबको समझ में आता। तो यहाँ से आगे सोच भाई, अब ये मेरे को पेरीमीटर इन्होंने बोल दिया कितना है, 40 है, लेंथ को तो मैंने एल ही कंसीडर किया है ना, सो ये ट्वाइस ऑफ एल ऐसी रहेगा, ये ट्वाइस ऑफ बी ऐसी रहेगा। सो कुल मिलाकर के मेरा ये इक्वेशन बन चुका है ना, अरे ये इक्वेशन बना कि नहीं बना, ये इस फॉर्म में है ना, ax, अच्छा इसको सीधा करके लिखना है, लिख दो सर, ऐसे नहीं पसंद आता, ऐसे लिख दो 2l + 2b = 40। इस इक्वेशन के बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर दें, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, l + b = 20। इसको क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहां से अपने को एक पहला इक्वेशन, स्टॉप राइटिंग, यहां से अपने को एक पहला इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन तो मिल गया,
अब ये पहले ही स्टेटमेंट से आप देखो, ये पहले एक लाइन से अपने को एक इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स भैया ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमको और एक इसका जोड़ीदार जो है वो भी चाहिए होगा, इसकी दूसरी पैर जो है वो भी चाहिए, राइट, इसके पैर का दूसरा हिस्सा भी चाहिए। तो दूसरा हिस्सा जो दूसरा इक्वेशन है वो आगे की इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद मुझे पता चलेगा। अब आगे की इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं, रीड करो चल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब लेंथ के बारे में कुछ तो बताया जा रहा है कि लेंथ इज क्या सर, लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मोर है, मोर है, मोर मतलब ज्यादा हो रहा है, कितने से, बाय 2, तो +2 होगा। देख बेटा इस बात को समझ, है ना, जब मोर बोल रहा है, लेस बोल रहा है, तो प्लस माइनस करना समझ आना चाहिए, ओके। लेकिन किसमें, देन डबल इट्स ब्रेथ, इंफॉर्मेशन मिल रही है किसकी, लेंथ की। देख शुरू से एक एक हिस्से को समझ, है ना, बोल रहा है किसके बारे में, लेंथ के बारे में। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी कि एल के बारे में कुछ तो बता रहा है। क्या बता रहा है, बता रहा है कि लेंथ इज मोर देन, मोर है मतलब प्लस लगा लो, पहली बात, मोर देन व्हाट, डबल इट्स ब्रेथ बाय, कितने से ज्यादा है, मोर है 2 से। सो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। अरे यस और नो, ये बेसिक समझ आ रही है आपको। देख रीड करके क्वेश्चन को या उस स्टेटमेंट को उसका इक्वेशन बनाने आना इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पार्ट, क्योंकि एक बार इक्वेशन आपको दोनों मिल गए तो उसके बाद का काम आपको आता। लेकिन इक्वेशन ही अगर बच्चा गलत बना लेगा तो कोई उसका मतलब रहता, तो आगे का पूरा सोल्यूशन तेरे को भले आगे की मेथड अच्छे से आती हो तो आगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी और मेथड का इस्तेमाल करके उसको पूरा सॉल्व कर, लेकिन इक्वेशन ही बेटा गलत बना दिया तब तो उसका कोई सेंस रहेगा नहीं। तो पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस मेथड में हमारा यही होगा कि दी हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपन कितना करेक्ट इक्वेशन बना पाते हैं। अरे यस और नो। अब तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया तो बड़ा ही साधारण सा सिंपल सा है, और बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे कंफ्यूज करने वाले आपको कुछ वर्ड्स भी आगे क्वेश्चन लेंगे हम तो डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी दिमाग चलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक सेगमेंट भी इस वाले एप्लीकेशन के पार्ट में जिसको काफी फेमस है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो बहुतों को कंफ्यूज करता है, वो नहीं आता बच्चों को समझ उसको। हालांकि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, उसका भी जुगाड़ है अपने पास, लेकिन आपको इस तरीके से ये दिमाग लगाना आना चाहिए। अगर ये मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बोल रहा है, थ्राइस बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है, इन वर्ड्स को आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये what they will do, examiner will play with words, वो उसको पता है बच्चे को कंफ्यूज कैसे करना है। बट अपने को हर एक चीज की अगर प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो सवाल सामने कैसे भी डाल दे भैया अपन इक्वेशन बराबर बना पाएंगे। अरे यस और नो, तो वो हमारा काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो शुरू से अभी यहाँ से एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते समझते ये आप सीख जाओ कि सर ऐसा ऐसा देखने मिले तो ऐसा ऐसा करना होता है, ओके। अब जैसे बड़ी सिंपल, जिसकी देख भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो कोई है नहीं काम इसके अंदर, एकदम नॉर्मल इंग्लिश साधारण सी भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश अच्छी समझ है वो भी इसको बड़े आसानी से समझ के अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके भी लिख सकता है। मतलब जिसको फर्स्ट कॉल में इंग्लिश समझ में आती है उसके लिए तो बिल्कुल मुश्किल काम है क्या, हाँ जिसको प्रोसेस करने में भैया समय लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एप्लीकेशन को गलती से भी ऐसा समझ करके दिमाग में अपने परसेप्शन में पहले ही बना होता है कि यार एप्लीकेशन बड़ा दिक्कत वाला होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्यों होता है मुश्किल, क्या ये इसके अंदर मुश्किल, इक्वेशन ही तो बना है, एक बार इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद का कहानी तो सेम है पूरा जो अपन ने अब तक पढ़ा है, उसके अंदर कोई और चीज करने की जरूरत, हाँ बस इक्वेशन बनाने तक का ही सफर आपको अच्छे से आपका ये तय करना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इधर तक में गलती हो गई तो फिर आगे का तो फिर रायता फैल जाएगा। अरे यस और नो, समझ पा रहे हो बात को बेटा। अब देखिए यहाँ से ये इक्वेशन अपने कैसे बनाया, फिर एक बार सोचते हैं, है ना, किस बारे में बोल रहा था ये अपने को, ये बोल रहा था द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज बोला इज इक्वल टू लगा ले, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज what is more than double its breadth by 2, is more than what, double its breadth by how much, it is by 2। अरे yes or no, ये समझ में आता। अब लेकिन इसको हम ऐसे रखेंगे क्या, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको अपने फॉर्मेट में लेके आएंगे, ax plus by is equal to c वाले। कौन से फॉर्मेट में लाएंगे, ax plus by is equal to c वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे, क्योंकि यही हमें चाहिए जब साइमल्टेनियसली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी चाहिए तो हमें यही फॉर्मेट चाहिए। तो इसको थोड़ा सा यहाँ वहां टर्म को रीअरेंज करके काम हो जाएगा,
देखो क्या रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी मुझे टर्म्स की, एल को यहीं पे रखते, 2b को इस तरफ लेके आएंगे, क्या लिख सकते हैं माइनस 2b कर दूं इज इक्वल टू के इस पर ये 2 ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो, इक्वेशन 2 मिल गया। अरे यस और नो? ये चलेगा इस तरीके से। क्या अब ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है? अरे है कि नहीं है? अब अपने पास बेटा दो इक्वेशन आ चुके हैं, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल्स l और b है, जो अपने अज्यूम किया था, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी l एंड ब्रेथ बी b, ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसके पीछे जितनी अपन ने मेथड्स पढ़ी उसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर लो। चलो यहाँ पे आप देख के मुझे बताओ कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर रहेगा। एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। चलो किसी एक को पकड़ो, क्या करें, एलिमिनेशन कर लें? चलेगा? तो अगर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इन दोनों इक्वेशन को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मुझे देखना पड़ेगा यार कौन सा वेरिएबल यहाँ पे जो अपन पूरी तरीके से जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। एल अकेला पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ये एल इधर भी है, एल इधर भी है और दोनों अकेला है। सीधा अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अरे यस और नो? तो क्या मैं ये कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर दूं, 1 फ्रॉम 2 कर दो, 2 फ्रॉम 1 कर दो, कोई भी करो, आंसर तब भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। बोल बेटा क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। बोल क्या, इक्वेशन। बोल 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन तो लिखो सर। बता बेटा इक्वेशन क्या था, किसमें से किसको करना है, 1 फ्रॉम 2 करना है, ठीक है। पहले 2 लिख देते हैं, क्या है, l माइनस 2b इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं सर, l माइनस 2b इज इक्वल टू 2। और पहला वाला क्या था, यही था ना, l प्लस b इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, l प्लस b इज इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। ये माइनस साइन रहेगा बाय डिफॉल्ट। अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 माइनस 20 माइनस 18, ये मार लेते हैं, l माइनस l खत्म हो गया, मर गया। माइनस 2b, अब ये प्लस नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस हो चुका है, माइनस 2b माइनस b माइनस 3b। अरे यस और नो? ये समझ में आता या तो कोई डाउट? अब यहां से b मिलेगा मेरे को माइनस 18 अपॉन माइनस 3b, यहां से माइनस खत्म कर देंगे, 3 1 जा 3, तो b कितना मिला बेटा, b 6 मिला। अच्छा ये सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेंटीमीटर में था, तो जाहिर सी बात है ब्रेथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो ये इस तरीके से आपने को यहाँ से सबसे पहले b मिल चुका है। अब b की वैल्यू उठा करके कहाँ पे डालेंगे, इक्वेशन 1 में डाल दो, है ना, ये वाला इक्वेशन 1 था ना, हालांकि मैं बोल देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो बोल बेटा इक्वेशन 1 क्या था, l प्लस b इज इक्वल टू 20 था, l को इसी रखते, b की वैल्यू कितनी डालेंगे, तो यहाँ से l मिलेगा अपने को। अरे सो नो, कितना मिलेगा, l इज इक्वल टू 20 माइनस 6 बराबर, तो l मिला अपने को 14 सेंटीमीटर। अरे सर नो? तो जो इन्होंने क्वेश्चन अपने को दिया था कि भैया एक रेक्टेंगल है, वो तो यही बोल रहे थे ना क्वेश्चन में शुरू में कि भैया एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, ऐसे बोला था ना अपने को, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो हिसाब जोड़ करके अगर देख लोगे क्रॉस चेक कर करके, तो आपने को यहाँ पे एक तरीके से क्या l कॉमा b मिल चुका है। यहाँ पे अपने को कितना बेटा, 14 कॉमा 6, तो 14 टू 28 प्लस 6 टू 12 करो कितना होगा, मतलब बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अरे यस और नो? आ रहा है समझ आपको? लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में, हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आंसर लिख के खत्म नहीं करते आंसर को, हमें सेंटेंस की फॉर्म में आंसर को लिखना पड़ेगा। वो एंड में पूछ रहा है ना फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो बताना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस एंड द ब्रेथ ऑफ द ब्रेथ इज
दिस जो भी आपको बतानी पड़ेगी। लिखोगे आप एंड आंसर या लिख के दे दूं मैं? लास्ट में लिखोगे द लेंथ ऑफ द राइटिंग समझ में आती? लेंथ ऑफ द बोलो क्या? रेक्टेंगल इज कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन करने का बोर्ड में जरूरी है। एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा लिख दो बढ़िया मस्त हाईलाइट करके। एग्जामिनर खुश, आप भी खुश, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मार्क करने की कोई जगह ही नहीं रखी, राइट। सारी चीज आपको एज इट इज अप टू डेट लिखनी है। देयरफॉर का साइन हो, डब्बा बनाना हो, आंसर को ऐसे हाईलाइट करना हो, सेंटेंस फॉर्म में लिखना हो, हर एक चीज का मार के, कोई भी स्टेप मिस करनी। अरे यस और नो? समझ में आया? छाप लोगे? छाप लो, फिर और सवाल करते हैं। यस। तो एप्लीकेशन में कैच इतना ही है कि आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सामने क्वेश्चन में इक्वेशन दिया होगा नहीं, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और एंड आंसर वापस सेंटेंस में बता दो। ये है एप्लीकेशन। चलो अभी आगे देखो। छाप लिया सबने? इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी बहुत सारे। और मैंने बोला ना शुरू में कि एवरी क्वेश्चन इज यूनिक। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन की अपनी कोई अलग इक्वेशन बनेगी, अपनी अलग डिमांड होगी, वहां पे अलग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। सो अब देखो एक और ऐसी टाइप का एक सवाल लेता हूं, और इस बार आप लोग कोशिश करना इक्वेशन बना करके दिखाने की, ठीक है? फिर उसके बाद नहीं हुआ तो फिर मैं कर देता हूं। अब यहां पे देख क्या बोलता है बेटा, लिखो ना। हो गया सबका? जल्दी करो, क्विक 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 फास्ट। जिसका बच्चा जल्दी लिख भाई। हो गया लिखकर? ठीक है। हाँ, चलो क्या आगे? अबे यस सर बोलते हो और फिर लिखते बैठ जाते हो। एक बार ही बताओ। चल देख भाई, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। क्वेश्चन है 2 numbers differ by 3 2 numbers differ by 3 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number twice the smaller number and thrice the greater number is 19. The sum of smaller number and thrice the greater number is 19. ठीक है, स्मॉल नंबर का ट्वाइस और ग्रेटर नंबर का थ्राइस की सम 19 है। फाइंड द नंबर्स। और चलो ध्यान दो यहां पे। क्वेश्चन के पहले पार्ट में शुरू की लाइन में बोलता है 2 numbers differ by 3. डिफर का मतलब डिफरेंस होता है सिंपली, यानी कि 2 नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, जिनका डिफरेंस जो है वो हमें कितना बताया जा रहा है? 3. ओके, सो जाहिर सी बात है जो वेरिएबल्स हमें यहां पे अज्यूम करने होंगे
उसमें हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि लेट द ग्रेटर नंबर बी दिस 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 एंड द स्मॉलर नंबर बी दिस दिस दिस। अरे यस और नो? तो हम शुरू के स्टेटमेंट में जहां पे हम अजम्पशन लिखेंगे, वेरिएबल को अज्यूम करेंगे, वहां पे हम ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे होंगे क्या कि लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेटर नंबर को x मान, ऐसे मानने को कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता? अरे यस और नो? ABCD से 26 लेटर है भैया, जो मानना है मान लो, उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन अपन XY को ले लेंगे, चलेगा? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं शुरू में क्या, लेट द ग्रेटर नंबर, मैं शॉर्टकट में, आप लोग अच्छे से लिखना है NUMBR नंबर, ठीक है, मैं NO लिख रहा हूं सिर्फ, बी एक्स, मैंने क्या मान लिया ग्रेटर नंबर को x, एंड द स्मॉलर नंबर बी y। चलेगा? और चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अब शुरू वाले स्टेटमेंट को देख के जो हमें देख करके जो समझ में आया क्या कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस कैसा है? 3 है। तो डिफरेंस है तो भैया बताओ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप बताओगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि इनका जो डिफरेंस है, दो नंबर अपन ने माने ना, ग्रेटर वाले को अपन ने x मान लिया, स्मॉलर को y, उनका डिफरेंस कितना बताया? 3। तो ये सीधा सीधा आपको इक्वेशन 1 मिल गया। अरे सर नो? अब इंटरेस्टिंग बात है आगे की, आसान ही है, मुश्किल तो है नहीं। द सम ऑफ, अब सम ऑफ बोला है नहीं कि पक्की बात है, बीच में प्लस साइन आएगा, किसी चीज की तो सम हो रही है, लेकिन किसकी सम हो रही है बेटा? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर किसको अज्यूम किया था हमने सर? स्मॉलर तो y को, तो सम तो करनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आप क्या बोलोगे कि सम तो हो रही है क्या? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, है कि नहीं? द सम ऑफ व्हाट? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। या तो वन कैन राइट इन दिस वे एज वेल, जैसे पढ़ रहा है वैसे लिखना है था सर, तो ऐसे लिख दो, बाद में जाके सीधा कर लेना चाहिए, तो मत भी करो, इससे कोई फर्क पड़ता? मैंने थोड़ा समझदारी दिखाते हुए पहले ऐसे किया है ना। क्या सम ऑफ द, सम करनी किसका सर? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर तो सर y था, ट्वाइस उसका, प्लस सम करनी किसके साथ? थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड किसके साथ? थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। कितनी बोली है? इज 19 इज इक्वल टू 19 बोल दिया, इक्वेशन नंबर। अच्छा, इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं ना, कोई ऐसा कॉमन है क्या नंबर जो डिवाइड करेगा सबको? नहीं है, तो रहने दो ऐसे, कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास अभी यहाँ पे भी दोनों इक्वेशंस बन गए। तो फिर वही बात बता रहा हूं कि भैया लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी और पहला काम यही है कि दिए हुए क्वेश्चन से इक्वेशन निकालना। एक बार इक्वेशन निकाल लिए तो इसको हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अरे यस और नो? अब आपके पास फिर एक बार दोनों इक्वेशन आ चुके, लेकिन आगे का काम आप करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? अब आपकी मर्जी, आप कौन सी मेथड का इस्तेमाल करनी, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो, आपको पता है मेथड कौन सी आती है? दोनों आती है, कर पाओगे? चलो ट्राई करो, एवरीवन ट्राई, और मुझे x और y कितना आता है बताना है, ठीक है? यस। और वही शायद अपने को बोला है ना लास्ट में, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर तो यही है सर, हमने यही अज्यूम किए, x को ग्रेटर, y को स्मॉलर, मिल जाएंगे नंबर, x y मिल जाएगा। तो लेकिन फिर भी हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अरे सब लोग बोल भाई कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। यस, यस बेटा, आ गया आंसर। किस किस का है? हाथ ऊपर करो। अब सबका आ गया? सच बता रहे हो? नोटबुक ऐसे ऊपर करके दिखा रहा आप लोग। स्टेप बाय स्टेप पूरा बोर्ड फॉर्म में किया? स्टेटमेंट भी निकालना उसका? तू स्टेटमेंट लिख नालायक। हाँ हाँ, ज्योति स्टेटमेंट किधर है? हाँ ठीक, हाँ ओके ओके, सरल की सरल भर, हाँ इससे
काय लिहिले ते कळून जातं. एवढ्या डिटेल बघायची गरज नाहीये. तसं पण मागे मागे फेरी मारायला आलो मी आणि रॅन्डमली जर पकडले गेले मग फेर फटका बसतो मग. यस यस ठीक है गुल्ले ठीक है यस. अच्छा सुनो भाई, अब जो नहीं सॉल्व कर पाए ठीक है देख लो, जो जो नहीं सॉल्व कर पाया देख लो, दिखा देता हूँ बोर्ड पे. वैसे काफी बच्चे कर पाए मैपी, बट जो नहीं कर पाए उन सबके लिए, और जो कर लिए वो भी एक बार चेक कर लो. क्या ऐसी जगह पे आपको सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लेना चाहिए तुरंत, टाइम बचाने के लिए? अरे सर नो. देखो जिसको एलिमिनेशन ही करना है अब भी जाके कर लो, इट्स ओके. क्या करना पड़ेगा, इस बहुत इक्वेशन के बहुत साइड आपको अगर x एलिमिनेट करना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x हो जाएगा, उसके बाद आप कट कर पाओगे. लेकिन मैं सोचता हूं समय बचाना भी एक जरूरी पार्ट है. बोर्ड एग्जाम में हम ऐसे ही किसी चीज पे टाइम वेस्ट ना करें. एवरी सिंगल मिनट इज इंपॉर्टेंट, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट वहां पे. तो हम तो इसी सोच से चलेंगे भैया अपना काम आसान कैसे होगा, और आसान यहाँ पे तब होगा जब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे. अरे यस और नो. तो बच्चा मैंने सोचा यहां से अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए x या y में से किसी एक वैल्यू को उठा लेते, सीधा x की उठा लेते, चलेगा? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बोल x मेरे को क्या मिलेगा, यहां से 3 + y मिलेगा, माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा ना. तो x की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, 3 + y. अरे यस और नो. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर. अब सुन बेटा, ये x की वैल्यू मुझे कहां से मिली, इक्वेशन 1 से मिली. डालेंगे कहां पे, अरे यस और नो. मिली मुझे 1 से, क्या x की वैल्यू मिली मुझे 1 से, डालूंगा मैं कहां पे, 2 में. चल बेटा 2 इक्वेशन क्या है, 2 3x, लेकिन x का तो वैल्यू मुझे ये डालना है, तो 3x के बदले ये डाल देंगे 3 + y. देखो ये 3x ही है, x की तो ये वैल्यू डाल दी ना, प्लस क्या है 2y इज इक्वल टू क्या है बच्चा, 19. अरे कोई बुरी बात, चलेगा ऐसे करेंगे तो. अब क्या किया जाएगा, करो अंदर मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 3 9 होगा, ये 3y होगा, प्लस ये 2y इज इक्वल टू 19 एज इट इज. ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 5y इज इक्वल टू ये 19, ये 9 जाएगा इधर जाके माइनस हो जाएगा RHS में. अरे यस और नो. यहाँ तक की कहानी समझ में आती, इधर किसी कोई डाउट, कोई डाउट, पक्की बात. तो इसमें 5y इज इक्वल टू बचेगा, तो y मुझे मिलेगा 5 2 10, यानी कि 2. अब ये जो है y की वैल्यू मिल चुकी है. x मेरे को निकालना, मैं सीधा इक्वेशन 3 में डाल दूंगा फिर एक बार, क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में मुझे मिल जाएगा जो भी मिलेगा. तो अब इक्वेशन 3 में डालेंगे, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 + y, यानी कि y कितना है 2, यानी कि x कितना मिला 5. तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे x, y मिल चुका है कितना, 5, 2. लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर खत्म होता, क्योंकि हमें आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में जो उन्होंने पूछा है क्या, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स बताने पड़ेंगे. हम बोलेंगे हेंस द नंबर्स आर, या तो 10 द नंबर्स आर. ओके, क्या बोलोगे, या तो आप स्पेसिफाई करके बता सकते हो 10 द स्मॉलर नंबर इज दिस एंड ग्रेटर नंबर इज दिस, जो भी आपके आंसर है. अरे बता सकते हो कि नहीं, लिखोगे अभी फाइनल आंसर. चलो जिसका नहीं हुआ था छाप लो और फाइनल आंसर अच्छे से लिख लो. अगला सवाल, राइट डाउन. द सम ऑफ फादर्स एज father's age and twice the age of his son ऐसी जगहों पे वेरिएबल बड़े ध्यान से इस्तेमाल करने होते हैं. एक बार बच्चे ने ऐसी क्वेश्चन सॉल्व किया, उल्टा निकाल लिया. अब बाप की उम्र बेटे को आ गई, बेटे की उम्र बाप को आ गई. ठीक है, तो देखते ये पहले मैं पूरा आपको ट्राई करने दूंगा, ठीक है, बाद में मैं करूंगा बोर्ड पे, चलेगा? अरे करेंगे ना? हाँ. द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. हाँ, तो दोनों के एक की और दूसरे के डबल की है ना,
अकेले की थोड़ी है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father, if we double the age of the father and add it to the age of his son, and add it to the age of his son. अब उल्टा किया, अब पापा की उम्र को डबल किया और बेटे की उम्र के साथ ऐड किया. अब क्या हुआ? अब हुआ द सन, द सम इज 95. कितनी है सम? तब 95 है. ओके, तब सम कितनी है? द सम इज 95. Find their present ages. Find their present ages. Find their present ages. उनकी प्रेजेंट एज क्या है वो निकालनी है. चलो, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? तो इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए. अब देख भाई, ऐसे नहीं होता. पहले मैंने एक किया मतलब वैसी टाइप का सेम नहीं मिलेगा. मैंने बोला ना, हर एक क्वेश्चन यूनिक होता है. अभी आपको सोचना आना चाहिए. आप सोचो कैसे इक्वेशन बनेगा. इधर लिखो लिखो. क्या लिखोगी? बगल में दिख नहीं रहा क्या? हाँ? यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर स्मॉलर नंबर है. हाँ, फादर और सन का एज है ना, वो लिखो ना. ग्रेटर स्मॉलर नंबर कहां से आया? मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन अलग है. पिछले क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे मत छापो. जैसा सवाल वैसा आंसर बनाना सीखो ना. अगर सम ऑफ फादर और सन का ऐसा एज के रिलेटेड कुछ बोला तो लिखो ना आप भी वहां पे. लेट द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी दिस 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 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी दिस दिस दिस. ऐसे लिखो ना भाई. सोचो जरा. उसमें भी नंबर ग्रेटर स्मॉलर लिखोगे क्या? व्हाट इज दिस? बाकी सबका आ गया. देख भाई, मैं आ गया बेंच पे नोटबुक चेक करने तो दिक्कत हो जाएगी. सो कॉन्फिडेंस के साथ तभी बोलना जब आपने खुद नहीं किया होगा. किसी ने कॉपी पेस्ट अगर किया होगा तो पकड़ा गया तो इतना मारूंगा भैया, बुरा पिटोगे फिर. सबने खुद से किया है? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया. और एक क्वेश्चन लेते, चलो ठीक. लेकिन 2-3 बच्चों को चाहिए हेल्प तो मैं समझा ही देता हूँ, है ना. शॉर्टकट में समझा देता हूँ, पूरा तो नहीं लिखूंगा डिटेल में, बोर्ड फॉर्म में. वो आप लिखना. ए देख बेटा, मुक्ता और ये कनक, ध्यान दो आप लोग. चलो, और पीछे हर्षद, बराबर ना? ध्यान दे भाई. अपने को बोला है ना कि फादर के और सन के एज के डबल की सम कितनी बोली है? 70 है. इंग्लिश तो पढ़े नहीं आती है ना, पढ़ के तो यही समझ में आएगा ना क्या, कि सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. तो मान लो ना भैया, पापा की उम्र को कुछ तो मान लो, बेटे की उम्र को कुछ तो मान लो, एक्स वाई कुछ तो मान लो. आप बोलो क्या मान ले? आप लोग ही बताओ. किसको एक्स किसको वाई मान लो, बताओ. फादर्स एज क्या लिखो? लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर्स एंड सन्स एज बी वाई ईयर्स. मान लिया ऐसे? अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? कोई बुरी बात? क्या लिखा हमने? लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर्स एंड द सन्स एज बी वाई ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख रहा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है. अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूं. क्या बोलोगे आप? फ्रॉम कंडीशन 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 बोल दोगे. क्या बोलोगे? फादर्स एज एंड द ट्वाइस एज ऑफ सन.
फादर्स का एज जिसको अपन ने x माना, सन के एज का ट्वाइस यानी कि 2 ऑफ 2y, कितना है बेटा टोटल 70, इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 आगे पढ़ोगे, इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर, अब फादर की एज को डबल कर दिया यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस सन की एज मिलाएंगे इसमें y करेंगे, टोटल कितनी आई है, तब टोटल 95। दोनों अलग कंडीशन है भैया, यहाँ पे फादर की एज और सन के एज की डबल की सम 70 थी, यहाँ पे फादर के एज के डबल की और सन के एज की सम 95 है। अरे यस और नो, ये चीज समझ में आती? जिसको ये आ गया इसके बाद का काम तो हलवा है भाई साहब, इसके बाद का काम तो हलवा है। इतने पूरे हफ्ते में अपन ने वही पढ़ा है सब, ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने होते। जिसने अब तक सारी पढ़ाई अच्छी की है, सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो किए, उसके लिए तो ये हलवा काम है। और जहां तक मैं समझ पाऊँ इसके आगे का आप सब कर पा रहे हो, बस यही आपका दिक्कत था, है ना? जो एक दो क्वेश्चन बच्चे बच्चे थे उनकी बस यही दिक्कत होगी, राइट? इसके आगे का तो आपको भी आता, कनक और मुक्ता, इसके आगे का आपको आता, कर पाओगे। फिर आपको क्या मिलेगा यहां से सॉल्व करने के बाद? यहां से सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको? एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, वही एक्स और वाई अपन ने अज्यूम जो किया है एजेस, वो आप बता पाओगे, राइट? हो जाएगा सॉल्व इसके आगे। क्या बेटा? फादर के एज को मैंने एक्स माना है ना बेटा, शायद तुमने वाई माना होगा इसलिए तुमने वैसा लिखा होगा। तो फादर के एज का डबल है ना, देखना, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर सो 2x हो गया, एंड एड इट टू द एज ऑफ द सन। सन की एज तो सिर्फ y है ना, वो पहली कंडीशन थी। उनकी प्रेजेंट एज तो ये x ईयर और y ईयर्स, ठीक है? एक फादर है एक सन है, मान लो, उल्टा मान लेते, ये फादर है ये सन है, मान लो, अच्छा कोई बात, कोई और मान लो भाई, तो अरे सर वो गलत है, उधर मदर तो वो फादर है, ज्योति डॉटर है, ठीक है? नाम भी तो ज्योति है ना। तो खैर वो मजाक की बात और रहेगी। तो बेटा शुरू में हमने उनकी प्रेजेंट एजेस को माना है, हमने जो एज मानी वो कौन सी मानी? प्रेजेंट एजेस मानी उनकी, है ना? और फिर जैसे उन्होंने बोला इक्वेशन पहली कंडीशन में कि भैया दोनों के एज के कंडीशन में हमें बोलता है फादर की डबल अगर करेंगे और सॉरी फादर की एज और सन के एज की डबल अगर करेंगे तो 70 आ रहा था। दूसरे में उल्टा बोलता है अब फादर की अगर डबल करेंगे और सन की उतनी ही रहने देंगे, एडेड अप टू व्हाट, एडेड इट टू एज ऑफ सन, नॉट ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, है ना? ट्वाइस ऑफ द फादर एज एडेड टू द एज ऑफ सन गिव्स 95। अंडरस्टैंड दिस? ऑलराइट? तो इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम होगा और इसके बाद आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स फिर जो है 40 और 15 वो आपके आ जाएंगे, ठीक है? यानी कि आपका इस केस में फादर्स यानी कि x आपका 40 आना चाहिए और y आपका कितना आना चाहिए बेटा? यहाँ पे 15 आना चाहिए। आ रहा है आप लोग का? कंफर्म है? अब बढ़ सकते हैं आगे? और इस क्वेश्चन पे एक्सप्रेशन चाहिए तो बता दो, एक बार इसी को पूरा डन कर दे फिर आगे चलते चाहिए तो। अगर इफ यू फील नहीं सर वी हैव डन इट प्रॉपरली वी कैन गो अहेड, तो मैं चलता हूँ आगे। फिर व्हाट टू डू? बढ़े आगे? चलो चल ठीक है। ये थोड़ा आरडी भी अपनी, अरे आरडी शर्मा भी पुराने जमाने की है बोली तो ऑफ कोर्स तब की कॉस्ट होगी, कोई बात नहीं। लिखो 5 पेन्स एंड, वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है, चुपचाप लिखो ना। 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹9। 5 पेन्स 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹9। हाँ आगे लिखो, एंड 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स, 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स cost ₹5। 3 pens and 2 pencils cost ₹5। Full stop. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. तो कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा देखो अभी, राइट? दो इक्वेशन बनाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। Find the cost of 1 pen and 1 pencil.
बराबर है, अब जो पूछा है उसी को अज्यूम करना होता है. लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल बी. यस, यही तरीका है. चलो करो. ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और सबसे पहले कौन कर पाता है सही जवाब के साथ? ओके, फॉर वो लोग जो शायद बैठे बैठे ही मन भी मन में चाहते हैं कि सर कर तो दो, लेकिन फिर भी मुंह पे नहीं सर नहीं, नहीं, नहीं झूठ बोल रहे होंगे, उन सब के लिए एक बार कर ही देते हैं. ठीक है, देख भाई सवाल क्या था, लेकिन सवाल लिखा नहीं ना अपने बोर्ड पे. 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹9. मैं लिखूंगा नहीं वापस सवाल, मैं सीधा कोई क्वेश्चन बनाता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ. 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल, ठीक है, जो भी है पेन पेंसिल. पहले तो ये मान लो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल भी एक्स एंड वाई. सर एक्स वाई हर बार होता है, ए बी मान ले, एम एन मान ले, आप बोलो क्या मानना है. चलो अच्छा एक्स वो ज्यादा कन्वीनियंट है ना, फील होता है. ओके, तो मैं लिख देता हूं ए एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. चलेगा? अरे मैंने क्या बोला है, देख भाई, मैंने सीधे सीधे बोल दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल बी रुपीज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. ठीक है, मतलब वन पेन हो गया एक्स रुपीज का और वन पेंसिल हो गया वाई रुपीज का. ठीक है, अब जैसे कंडीशन में बोला है, पहले कंडीशन फ्रॉम कंडीशन वन अपन बोल देंगे या अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन बोल देंगे. ठीक है, नहीं बताऊँ ना डिटेल लिख के, चलेगा ना? क्या एक स्टेप लिख के बताऊँ? चलेगा? जंप करूँ थोड़ा? तो मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, जो कि अपने को बोल रहा है 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹9. 5 टाइम्स ऑफ क्या बोलेंगे अपन, x प्लस 6 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना है 9. ये बन गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, यही बना इक्वेशन सबका पहला वाला. अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि सेकंड कंडीशन से निकलेगा, जिसमें वो बोलता है 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल कॉस्ट ₹5. 3 पेन्स प्लस 2 पेंसिल्स, इन दोनों की मिलकर कॉस्ट कितनी बन रही है? ₹5. ये इक्वेशन 2 बनेगा. अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इन दोनों इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली मुझे सॉल्व करना है, खास करके एलिमिनेशन से अगर करना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन 2 को अपन सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y मर सकता है क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा. अपने को ये सोचने का रहता है भाई कि अपने को यहाँ पे मारना किसको है, x को मारना है कि y को मारना है. x को मारना है तो ना x को अपन 5 बना सकते, ना y इस वाले x को अपन 3 बना सकते. करने का तो दोनों को 15 बनाना पड़ेगा, फिर दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इतना बड़ा नंबर करने की जरूरत, जब चीज आसान हो तो उसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहिए. तो मैंने बोला आसान तरीका क्या है, यहाँ पे दिख गया मुझे तुरंत y, कौन दिख गया? y कैसे दिखा? मैं बोला यहाँ पे 6y बैठा हुआ है, यहाँ पे 2y बैठा हुआ है. क्या ये 2y को अपन 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी सर, क्योंकि अपन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6y में कन्वर्ट हो जाएगा. बाकी नंबर बदलेंगे उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता? मेरा टारगेट था इस 6y को, इसको 6y बनाना, ताकि अपन बाद में चलकर इसको उड़ा पाए. अपन वो कर सकते हैं. कैसे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाय इक्वेशन 2 के बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा. मैं बोला कैसे? इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड. 3 3 जा 9x हो गया, प्लस 3 2 जा 6y हो गया, इज इक्वल टू 3 5 जा 15. नया इक्वेशन, नया नंबर, इक्वेशन 3. अब अपने को जो इक्वेशन 1 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करने थे, अभी अपन किसको करेंगे? 1 और 3 को, क्योंकि 2 अपडेट होके क्या बन गया? 3 बन गया. अरे सर नो, तो मेरे लिए भी मेरे को साइमल्टेनियसली किसको सॉल्व करना है? 1 और 3 को. 2 करना था लेकिन 2 को मैंने अपडेट कर दिया. 1 और 3 को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. और कैसे करेंगे? सबट्रैक्ट कर लो. इसी चीज के लिए तो अपन ने ये काम किया मल्टीप्लाई करने का, ताकि अपन इसको 6y बना पाए और दोनों को काट पाए. अरे सर नो, मतलब क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग. क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग. बोलो क्या? इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. अरे हैंडराइटिंग समझ में आती?
तो बोला बोल बेटा पहले किसको लिखेंगे इक्वेशन 3 को, क्योंकि 1 को उसने सबट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 3 मैंने लिखा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, यस और नो? फिर इक्वेशन 1 मैंने लिखा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, अरे यस और नो? थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे नीचे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि करना है मुझे सबट्रैक्शन। फिर माइनस साइन लगाने की वजह से आगे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाना है 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 मिलेगा। 6y, अब ये प्लस नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस हो चुका है, 6y प्लस 6y माइनस मर गया 0, 9x माइनस 5x 4x, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, x इज इक्वल टू कितना मिला 6 अपॉन 4, अरे सर नो? यहां से इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, बोल बेटा चलेगा? 3/2 मिला, मतलब मेरे को x मिला 1.5। अच्छा ये रुपीस में निकलेगा, बराबर? आप लिखोगे रुपीस का सिंबल डाल के। अब यहां से आगे मेरे को लगता है मुझे और कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि x की वैल्यू उठा करके आप कहां पे फेंकोगे, 2 में डाल दो, 1 में डाल दो, जो आपको 2 में डाल दो, ठीक है? आप इक्वेशन 2 में डालोगे क्या मिलेगा आपको, 3 टाइम्स ऑफ x। अब इसको मैं जानबूझ के ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1.5 ना लिखते हुए मैं अगर इसको 3/2 लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम है ना, एक ही तो बात है ना। हाँ फिर आगे क्या है बेटा, प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये बनेगा तेरा 9/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 9/2, 2y इज इक्वल टू ये बनेगा 10 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि 2y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि y इज इक्वल टू 1/4, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 बनेगा, राइट? तो 1/4 का ही मतलब है 0.25, अरे यस और नो? तो x, y मिला आपको, आप बोलोगे thus the cost of 1 pen is rupees 1.5 and cost of 1 pencil is rupees 0.25। लास्ट का फाइनल आंसर लिखोगे ना, अरे यस और नो? आ गया समझ? आवाज नहीं आई? छाप लो जल्दी से, जिसको नहीं आया छाप लो, फिर अगला सवाल करेंगे। करें अगला सवाल, अरे करें अगला सवाल। टाइम, अच्छा टाइम हो गया, तो बोल रहा मुंह से यस सर क्यों नहीं निकल रहा आप लोग के 8 बजे। चलो आज टाइम पे छोड़ता हूँ आपको, ठीक है? रोज हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हो जाता है, आज टाइम पे छोड़ता हूँ आज के लेक्चर में। ऑलराइट सो बच्चों, आज के लेक्चर में यही रुकेंगे। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, यस।